नमस्कार। आज हम AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर सीरीज में एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे पास जो स्टडी नोट्स हैं वो Amazon Route 53 पर हैं। AWS की DNS सेवा। हाँ, और इसे स्केलेबल और हाईली अवेलेबल कहा जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। राउट 53 असल में वेब नेविगेशन का, खासकर क्लाउड एप्स के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आज हम इन्हीं नोट्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, काम कैसे करता है। और सबसे ज़रूरी कि इसकी जो अलग-अलग रूटिंग पॉलिसीज है वो असल दुनिया की ज़रूरतें जैसे डिजास्टर रिकवरी या कम लेटेंसी कैसे पूरी करती हैं। हाँ, नोट्स में ये सब है। डिजास्टर रिकवरी, दुनिया भर के यूजर्स के लिए लेटेंसी कम करना, ट्रैफिक को बांटना। तो अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें, राउट 53 का काम तो यही है कि डोमेन नेम जैसे www.google.com को IP एड्रेस में बदलना। हाँ, मतलब वो कंप्यूटर वाला एड्रेस ताकि ब्राउज़र सही सर्वर तक पहुंच सके। पर जैसा आपने कहा, ये उससे कहीं ज़्यादा है। सही। ये सिर्फ एक एड्रेस बुक नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। और आज की हमारी बातचीत का मिशन यही है, रूट 53 की फंक्शनैलिटी, खासकर उसकी रूटिंग नीतियों को समझना। ठीक है। ये उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है जो क्लाउड सेवाएं मैनेज कर रहे हैं या फिर AWS सर्टिफिकेशन की तैयारी में है। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं रूट 53 AWS का DNS समाधान है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये नॉर्मल DNS से अलग कैसे है? हाँ, ये पारंपरिक DNS की कैपेबिलिटीज पर ही बना है, लेकिन इसे क्लाउड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसकी शुरुआत होती है होस्टेड जोन से। होस्टेड जोन? हाँ, आप इसे अपने डोमेन, मान लीजिए mycompany.com के सारे DNS रिकॉर्ड्स के लिए एक तरह का कंटेनर या फोल्डर समझ सकते हैं। अच्छा। यहीं आप सेट करते हैं कि www.mycompany.com किस सर्वर पर जाएगा या mail.mycompany.com कहाँ जाएगा। और ये तो जाहिर है कि किसी भी वेबसाइट या ऐप के लिए DNS तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। DNS डाउन तो सब डाउन, भले ही सर्वर चल रहे हैं। मिसाल रहे हो। तो यहीं पर राउट 53 की स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी काम आती होगी। एकदम सही। स्केलेबिलिटी मतलब ट्रैफिक कितना भी बढ़ जाए ये संभाल लेता है, और हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ये दुनिया भर में फैला हुआ है, इसमें रिडंडेंसी है, तो ये लगभग हमेशा चलता रहता है। ये पुराने DNS सेटअप से काफी बेहतर है, जहां सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा रहता था। ठीक है, होस्टेड जोन समझ आ गया। अब इसमें रिकॉर्ड्स कौन-कौन से होते हैं? नोट्स में कुछ मुख्य प्रकार बताए गए हैं? हाँ, होते तो कई हैं, पर कुछ सबसे कॉमन और अहम है। पहला है A रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड? ये सबसे बेसिक है। ये एक डोमेन नाम को सीधे IPv4 एड्रेस से जोड़ता है, जैसे 192.0.2.44। और आजकल IPv6 भी बढ़ रहा है, उसके लिए V4 एड्रेस अब कम पड़ रहे हैं। एक और नाम जो बहुत सुनने में आता है, CNAME। ये क्या चीज़ है? CNAME का मतलब है कैनोनिकल नेम। ये एक डोमेन नाम को दूसरे डोमेन नाम से मैप करता है, जैसे एक उपनाम या एलियास बना देता है। अच्छा। जैसे आप blog.mycompany.com को mainblogplatform.com पर पॉइंट करने के लिए CNAME यूज कर सकते हैं। ये काम का है, पर इसकी कुछ सीमाएं हैं, खासकर AWS के साथ। यहीं पर नोट्स में एलियस रिकॉर्ड का जिक्र आता है, जिसे AWS स्पेसिफिक बताया गया है। ये CNAME से अलग कैसे है और क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी अंतर है, और जैसा नोट्स में भी इशारा है, ये एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। एलियस रिकॉर्ड AWS का अपना फीचर है। हाँ। ये भी CNAME की तरह एक डोमेन को दूसरे AWS रिसोर्स से मैप करता है, जैसे S3 बकेट या क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लोड बैलेंसर ELB। लेकिन इसके फायदे कई हैं। जैसे कि हाँ, नोट्स में लिखा है कि इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। हाँ, वो एक फायदा है, लेकिन टेक्निकली ज्यादा जरूरी ये है कि आप एलियस रिकॉर्ड को रूट डोमेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट डोमेन यानी बिना www वाला, जैसे सिर्फ mycompany.com। हाँ, वही। जिसे नेकेड डोमेन या जोन एपिक्स भी कहते हैं। CNAME को आप रूट डोमेन के लिए यूज नहीं कर सकते, ये उसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। अच्छा। दूसरी बात, एलियस रिकॉर्ड AWS रिसोर्सेज के साथ स्मार्टली इंटीग्रेट होते हैं। मान लीजिए आपके लोड बैलेंसर का IP बदल गया, तो एलियस रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाता है। CNAME ये नहीं कर सकता। तो ये एग्जाम ट्रैप वाली बात इसी से जुड़ी है। अगर सवाल आया कि अपने रूट डोमेन को ELB या क्लाउड फ्रंट से कैसे जोड़ें, बिल्कुल,
सही जवाब एलियस रिकॉर्ड होगा, सी नेम नहीं, क्योंकि सी नेम रूट डोमेन पर काम ही नहीं करता। ये AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल कनेक्शन देता है। तो जब भी AWS रिसोर्स को पॉइंट करना हो, एलियस रिकॉर्ड अक्सर बेहतर चॉइस होता है। ये अंतर समझना वाकई ज़रूरी था। ठीक है, तो ये थे कुछ मुख्य रिकॉर्ड टाइप। अब आते हैं उस हिस्से पर जो राउट 53 को सिर्फ DNS से ज़्यादा एक ट्रैफिक मैनेजमेंट टूल बनाता है, रूटिंग पॉलिसीज़। नोट्स में 6 हैं, पर 4 पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, रूटिंग पॉलिसीज ही तय करती हैं कि राउट 53 आने वाली DNS क्वेरीज का जवाब कैसे देगा, मतलब यूजर्स को कहाँ भेजेगा। सबसे पहली और सीधी है सिंपल रूटिंग। सिंपल रूटिंग, नाम से ही लग रहा है। हाँ, जैसा नाम वैसा काम। ये बस एक डोमेन नाम को एक या ज्यादा IP एड्रेस से मैप करती है। अगर आपके पास बस एक वेब सर्वर है, कोई खास लॉजिक नहीं चाहिए, तो ये ठीक है। इसमें हेल्थ चेक वगैरह नहीं होते। यानी ये बेसिक DNS जैसा हो गया। लेकिन अगर हमें ट्रैफिक पर कंट्रोल चाहिए, जैसे कुछ यूजर्स को एक सर्वर पर, कुछ को दूसरे पर भेजना हो, उसके लिए है वेटेड रूटिंग। वेटेड रूटिंग। ये आपको अलग अलग एंड पॉइंट्स, जैसे अलग सर्वर या अलग रीजन में सर्वर के बीच ट्रैफिक को आपके बताए हुए वजन या वेट के हिसाब से बांटने देती है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? नोट्स में A/B टेस्टिंग और ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट का उदाहरण है। हाँ, मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट का नया वर्जन ला रहे हैं। आप एकदम से 100% ट्रैफिक उस पे नहीं डालना चाहते, तो आप वेटेड रूटिंग से कह सकते हैं कि भाई 10% ट्रैफिक नए वाले ग्रीन पर जाए, 90% पुराने ब्लू पर। अच्छा, फिर धीरे धीरे नए वाले का वेट बढ़ाते जाओ। A/B टेस्टिंग के लिए आप 50-50 वेट सेट कर सकते हैं। ये आपको ट्रैफिक पर एकदम बारीक कंट्रोल देता है। ये तो बहुत उपयोगी है, खासकर नए फीचर्स को सेफली रोल आउट करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं ग्लोबल यूजर्स की। उनका परफॉर्मेंस कैसे सुधारें? यहाँ शायद लेटेंसी रूटिंग काम आती है। बिल्कुल, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेटेंसी रूटिंग का मकसद है यूजर्स को उस AWS रीजन में भेजना जो उन्हें सबसे कम लेटेंसी, मतलब सबसे तेज रिस्पॉन्स दे सके। रूट 53 यूजर की लोकेशन और अलग-अलग AWS रीजन्स के बीच नेटवर्क लेटेंसी का अंदाजा लगाता है और ट्रैफिक को सबसे नजदीकी नेटवर्क के हिसाब से रीजन में डायरेक्ट करता है। तो अगर मेरा एक यूजर लंदन में है और दूसरा टोक्यो में, और मेरे सर्वर यूरोप और एशिया दोनों में हैं, हाँ, तो लेटेंसी रूटिंग लंदन वाले को यूरोप भेजेगी और टोक्यो वाले को एशिया, अगर वो उनके लिए सबसे फास्ट है। सही पकड़ा। इसका सीधा असर यूजर एक्सपीरियंस पर पड़ता है। वेबसाइट तेज खुलती है, ऐप ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। नोट्स में इसे लो लेटेंसी ग्लोबल एक्सेस पाने का तरीका बताया है, जो बिल्कुल सही है। अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाए। मान लीजिए कोई सर्वर या पूरा रीजन ही डाउन हो गया। हाँ, इसके लिए नोट्स में फेल ओवर रूटिंग का जिक्र है। हाँ, फेल ओवर रूटिंग बनाई ही गई है डिजास्टर रिकवरी यानी DR के लिए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये एक एक्टिव पैसिव सेटअप बनाती है। एक प्राइमरी एंड पॉइंट या रीजन होता है जहां नॉर्मली सारा ट्रैफिक जाता है, और एक सेकेंडरी या बैकअप होता है। और अगर प्राइमरी वाला फेल हो गया तो यहीं पर वो ऑटोमेशन आता होगा। बिल्कुल, फेल ओवर रूटिंग के साथ आप हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर करते हैं। हेल्थ चेक, ये जरूरी लग रहा है बहुत। रूट 53 लगातार प्राइमरी एंड पॉइंट की सेहत चेक करता रहता है। अगर हेल्थ चेक में पता चलता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मतलब अनहेल्दी है, तो रूट 53 ऑटोमेटिकली सारा ट्रैफिक सेकेंडरी यानी बैकअप वाले पे भेजना शुरू कर देता है। ये ऑटोमेटिक होना तो बढ़िया है, पर क्या ये एकदम तुरंत होता है या इसमें कोई लैग होता है? अच्छा सवाल है। फेल ओवर लगभग तुरंत होता है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने हेल्थ चेक कितनी जल्दी चेक करने के लिए सेट किया है और कितनी फेलियर के बाद उसे अनहेल्दी मानना है। अच्छा, हेल्थ चेक की अपनी थोड़ी सी कॉस्ट होती है, पर ज्यादा नहीं। और परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो हो सकता है सेकेंडरी रीजन प्राइमरी जितना ऑप्टिमाइज ना हो, पर मेन मकसद सर्विस को डाउन होने से बचाना है। तो DR फेल ओवर सिचुएशन के लिए ये बहुत जरूरी है। और हाँ, हेल्थ चेक के बिना फेल ओवर रूटिंग काम नहीं करेगी। ये हेल्थ चेक वाला पॉइंट बार बार आ रहा है, इस पे थोड़ी और बात करेंगे, पर पहले बाकी दो पॉलिसीज भी जल्दी से देख लेते हैं। जियो लोकेशन रूटिंग। जियो लोकेशन रूटिंग आपको यूजर्स को उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे देश या अमेरिका में स्टेट के आधार पर अलग अलग एंड पॉइंट्स पर भेजने की सुविधा देती है। इसका क्या फायदा? इसका इस्तेमाल अक्सर कंटेंट को लोकलाइज करने, जैसे सही भाषा दिखाना, परफॉर्मेंस सुधारने
यूजर के पास वाले सर्वर पर भेजना, या फिर लीगल और कंप्लायंस ज़रूरतें पूरी करने के लिए होता है। जैसे GDPR रूल्स हैं, तो आप यूरोपियन यूजर्स को यूरोप के सर्वर पर ही भेज सकते हैं। हाँ, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए तो बहुत काम का हो सकता है। और आखिरी है मल्टी वैल्यू आंसर रूटिंग। ये क्या है? मल्टी वैल्यू आंसर रूटिंग थोड़ी सिंपल रूटिंग जैसी ही है, पर इसमें आप एक नाम के लिए कई IP एड्रेस रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और जब DNS क्वेरी आती है तो राउट 53 8 तक हेल्दी रिकॉर्ड्स लौटा सकता है। क्लाइंट को ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर हेल्थ चेक लगे हैं तो ये सिर्फ हेल्दी एंड पॉइंट्स के IP ही लौटाएगा। ये लोड बैलेंसिंग और अवेलेबिलिटी सुधारने का एक और तरीका है जो नॉर्मल DNS से ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये थी मुख्य रूटिंग पॉलिसीज। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें बिल्कुल। तो ये सिर्फ ट्रैफिक को यहाँ वहाँ भेजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पॉलिसीज दिखाती हैं कि कैसे DNS, जो कभी एक स्टैटिक एड्रेस बुक था, अब क्लाउड में एक डायनामिक इंटेलिजेंट लेयर बन गया है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ रूटिंग नहीं है, ये क्लाउड की असली ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोमेशन, रेजिलियंस को नेटवर्क लेवल पर लाना है। ये आपको ग्लोबल लेवल पर अपने ऐप की अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करने की पावर देता है, जो पहले बहुत मुश्किल और महंगा था। आपने फेलोवर रूटिंग के साथ हेल्थ चेक की जरूरत पर काफी जोर दिया था। थोड़ा और बताएंगे कि ये हेल्थ चेक असल में काम कैसे करते हैं? फेलोवर के लिए नहीं, बल्कि वेटेड, लेटेंसी, जियोलोकेशन, मल्टी वैल्यू रूटिंग के साथ भी यूज हो सकता है, ताकि ट्रैफिक सिर्फ हेल्दी एंड पॉइंट्स पर ही जाए। रूट 53 क्या करता है? एक रेगुलर इंटरवल पर, जिसे आप सेट कर सकते हैं, जैसे हर 10 सेकेंड या 30 सेकेंड में आपके एंड पॉइंट की हेल्थ चेक करता है। एंड पॉइंट मतलब सर्वर का IP या लोड बैलेंसर का नाम। ये चेक कैसे करता है? पिंग करके? कई तरीके हैं। ये देख सकता है कि क्या एंड पॉइंट एक खास पोर्ट पर TCP कनेक्शन ले रहा है, या ये एक HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट भेजकर देख सकता है कि सर्वर सही जवाब दे रहा है या नहीं, जैसे 200 OK कोड। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि लगातार कितनी बार फेल होने पर एंड पॉइंट को अनहेल्दी माना जाए। और जैसे ही कोई एंड पॉइंट अनहेल्दी होता है, रूट 53 उसे रूटिंग से हटा देता है। हाँ, फेल ओवर में ट्रैफिक सेकेंडरी पर चला जाता है। बाकी पॉलिसीज में ये बस उस अनहेल्दी एंड पॉइंट को DNS जवाब में देना बंद कर देता है, जब तक वो दोबारा हेल्दी ना हो जाए। अच्छा। और ये सब ऑटोमेटिक होता है, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। यही इसकी खूबी है। हाई अवेलेबिलिटी इसी से आती है। इसीलिए एग्जाम में अक्सर ऑटोमेटिक ट्रैफिक फेल ओवर या हाई अवेलेबिलिटी का मतलब राउट 53 फेल ओवर प्लस हेल्थ चेक होता है। ये फिर वही एग्जाम ट्रैप। बिल्कुल, सिर्फ फेल ओवर पॉलिसी चुन लेना काफी नहीं है। हेल्थ चेक उसका वो हिस्सा है जो उसे काम करने लायक बनाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सब बहुत जानकारी भरा रहा। अब इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए चलिए नोट्स वाले कुछ प्रैक्टिकल सिनारियोस को इन पॉलिसी से मैच करते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। पहला सिनारियो, किसी की एक सिंपल वेबसाइट है, एक ही सर्वर पर, कोई फेल ओवर नहीं चाहिए। बहुत सीधा है। सिंपल रूटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, आसान। दूसरा, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट चल रहा है। 80% ट्रैफिक पुराने ब्लू पर, 20% नए ग्रीन पर भेजना है। यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, तो वेटेड रूटिंग, वेट 80 और 20 सेट कर देंगे। तीसरा, यूजर्स पूरी दुनिया में फैले हैं, सबको सबसे तेज रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, लोकेशन चाहे जो भी हो। ये क्लियरली लेटेंसी रूटिंग का केस है। राउट 23 अपने आप सबसे कम लेटेंसी वाला रीजन चुनेगा। चौथा, एक मजबूत DR स्ट्रैटेजी चाहिए। एक एक्टिव प्राइमरी रीजन, एक पैसिव स्टैंड बाय रीजन। प्राइमरी फेल हो तो ऑटोमेटिक फेल ओवर। यहाँ फेल ओवर रूटिंग जरूरी है, और उसके साथ हेल्थ चेक कॉन्फ़िगर करना होगा प्राइमरी एंड पॉइंट पर। पांचवा, कुछ लीगल वजहों से किसी खास देश या इलाके के यूजर्स को स्पेसिफिक सर्वरों पर भेजना है। ये लोकेशन बेस्ड रूटिंग है, तो जियो लोकेशन रूटिंग इस्तेमाल होगी। नोट्स में कुछ मेमोरी हैक्स भी दिए हैं। सिंपल इज इक्वल टू 1.1, वेटेड इज इक्वल टू %, लेटेंसी इज इक्वल टू सबसे तेज नजदीकी, फेल ओवर इज इक्वल टू DR बैकअप, जियो लोकेशन इज इक्वल टू भूगोल स्थान, और एलियस इज इक्वल टू AWS रिसोर्स। हाँ, ये जल्दी पहचानने में मदद कर सकते हैं, खासकर एग्जाम के प्रेशर में। लेकिन ज़रूरी है कि आप सिर्फ कीवर्ड्स ना रटे, बल्कि समझे कि हर पॉलिसी क्यों और कैसे काम करती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है?
आज हमने क्या मुख्य बातें सीखी? हमने समझा कि Amazon Route 53 सिर्फ एक DNS सेवा नहीं बल्कि AWS का इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। हमने होस्टेड जोन, AAA, CNAME रिकॉर्ड्स देखे और ख़ास तौर पर एलियास रिकॉर्ड का महत्व समझा, उसके फ़ायदे AWS रिसोर्सेज के लिए और CNAME से उसका अंतर। और हमने 4 मुख्य रूटिंग पॉलिसीज सिंपल, वेटेड, लेटेंसी और फेलओवर पर डिटेल में बात की। उनके यूज केस देखे और वो कैसे अलग-अलग बिजनेस जरूरतें पूरी करती हैं। जियोलोकेशन और मल्टी वैल्यू को भी संक्षेप में छुआ। और हमने हेल्थ चेक के अहम रोल पर जोर दिया, खासकर फेलोवर के लिए, पर बाकी पॉलिसीज के साथ भी उनकी यूटिलिटी समझी। एग्जाम के लिए सिनेरियो में कीवर्ड्स सबसे तेज, प्राइमरी फेल, परसेंटेज, ज्योग्राफिकल लोकेशन पहचानना जरूरी है ताकि सही पॉलिसी चुन सकें। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि रूट 53 क्लाउड आर्किटेक्चर का एक फंडामेंटल हिस्सा है। ये ऐप्स को ज्यादा रेजिलिएंट, परफॉर्मेंट और अवेलेबल बनाने में मदद करता है। निश्चित रूप से ये आपको ग्लोबल स्केल पर ट्रैफिक कंट्रोल और ऑप्टिमाइज करने के लिए पावरफुल टूल देता है। ये Amazon Route 53 DNS और इसकी रूटिंग पॉलिसीज पर हमारी आज की गहन बातचीत थी, जो हमें मिले स्टडी नोट्स पर आधारित थी। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि रूट 53 कब काफी है, लेकिन ये सोचना भी दिलचस्प है कि जब परफॉर्मेंस की ज़रूरतें और भी ज़्यादा हों, खासकर ग्लोबल लेवल पर जहां हर मिलीसेकंड काउंट करता है। क्या होता है जब आपको सिर्फ सबसे पास वाले AWS रीजन तक नहीं बल्कि AWS के पूरे ग्लोबल नेटवर्क का फायदा उठाकर यूजर तक ट्रैफिक पहुंचाना हो? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ये शायद हमें उन सर्विसेज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो एप्लीकेशन लेवल पर और भी एडवांस्ड ग्लोबल रूटिंग और एक्सेलरेशन देती हैं। शायद AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर जैसी कोई चीज। संभवतः ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि क्लाउड में परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने की और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल, इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।